नमस्कार साथियों, मैं रघुवंशी स्वागत करता हूं आज के इस गुफ्तगू के कार्यक्रम में। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी शख्सियत को रूबरू कराना चाहता हूं जो कि कई क्षेत्रों में माहिर हैं। ऐसा कहा जाए कि एक व्यक्ति जो होता है वो पूरे जीवन में एक दो प्रोफेशन में ही अपना पूरा जीवन कर लेता है, लेकिन ये हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं मनीष जी, यह एक एडवोकेट हैं, एक यहाँ पर बहुत ही सफल कॉन्वेंट स्कूल कंचन कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक हैं, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं और उससे बढ़कर के हमारे देश के चौथे स्तंभ के एक प्रखर प्रहरी या फिर यहाँ की जो शोषित समाचार होते हैं, जो पिछड़े क्षेत्र के ऐसे समाचार होते हैं जिनको जगह नहीं मिल पाती है, उनको जगह दिलवाने वाले एक सफल पत्रकार भी हैं। इस परिचय के बाद मैं चाहूँगा कि अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं, जो बातें शायद मैं ना बता पा रहा हूँ। मैं मनीष श्रीवास्तव, मैं यहाँ का तहसील कैसरगंज का वरिष्ठ संवाददाता हूँ दैनिक जागरण का। मैं कंचन ग्रुप ऑफ स्कूल का प्रबंधक भी हूँ और अधिवक्ता भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मेरा परिचय तो शायद इस कैसरगंज कस्बे में देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि 20 वर्ष की उम्र में ही मेरे पिता की डेथ हो गई थी। उसके बाद से ये जो सामाजिक दायित्व मुझको मिला हुआ है, इस दायित्व का निर्वहन करते करते मेरी उम्र कब 45 पार कर गई मैं नहीं जान पाया। आज 25 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत ज्ञान की गंगा बहाने का जो मैं काम कर रहा हूँ, उससे कैसरगंज क्षेत्रवासियों को बहुत राहत मिली है। पहला इंग्लिश मीडियम का स्कूल भी मेरा खोला हुआ है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की जनगणना के हिसाब से जब अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चीज़ पाते हैं कि जब पूरे प्रदेश की जनसंख्या के या फिर साक्षरता के हिसाब से जिलों की रैंकिंग की जाती है तो उसमें नीचे से दूसरा पायदान बहराइच आता है। ये कहीं न कहीं एक सम्मानजनक स्थिति नहीं है। इन परिस्थितियों में इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? 1993 में जब हमने अपना कंचन कॉन्वेंट स्कूल खोला था तो मात्र 6 बच्चों ने एडमिशन लिया था। उस समय इंग्लिश की शिक्षा प्राप्त करना ऐसा लगता था कि केवल जो बड़े घर के बच्चे हैं या जो पैसे से मजबूत हैं वही सिर्फ इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमारे पिता स्वर्गीय संत स्वरूप श्रीवास्तव ने इसकी शुरुआत की थी 1993 में और अनवरत 26 सालों से मैं उनकी इस खोली हुई स्कूल की शाखा का निर्वहन कर रहा हूँ। लगभग आज तक कम से कम 15,000 बच्चे हमारे स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके बड़े से बड़े ओहदे पर हैं। IRS हैं, IAS हैं, IPS भी बने हैं। अभी रिसेंट में एक PCS भी बना है। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की एक लंबी फहरिस्त है। यह जैसा कि हम बात करें, आप लोग समझ सकते हैं, दर्शकों से बात में बताना चाहूँगा कि इस बात को बताते समय मुझे मेरे चेहरे पर आप प्रसन्नता का खुद ही देख सकते हैं कितनी मैं प्रसन्न हूँ कि इस एरिया में जो यहाँ पर रहेगा वह इस जगह का दर्द समझ सकता है कि यहाँ पर एजुकेशन को इस लेवल पर ले जाना कि यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा IAS बने, ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है। तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक ऐसे कार्य में जुटे हुए जो सदैव और सनातन काल संस्कृति से ही पुनीत रहा हो। बहुत अच्छा। अगले विषय की बात करें, यहाँ की सामाजिक संरचना के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पर सोशल वर्क करते हैं, किस प्रकार की समस्याएँ आपके सामने? एक पत्रकार होने के नाते हमें प्रतिदिन नई समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। कहीं थाने से संबंधित होगी, कहीं तहसील से संबंधित होगी, कहीं किसान से संबंधित होगी, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिसका निराकरण इतना आसान नहीं है। उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों को आगे होना होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है। हमारे यहाँ भी कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिससे रोजगार परक बनाया जाए। कोई ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है हमारे बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा दी जा सके। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अभी भी अपने लखनऊ और बहराइच जाना पड़ता है। मैं सोचता हूं कि अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ का शासन प्रशासन शिक्षा की ओर अपना अगर कोई ऐसा कदम बढ़ाता है तो मैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा। ये बात पिछले 4 वर्षों से मैं भी यहाँ पर कार्यरत हूँ एक शिक्षक के रूप में, इस चीज़ को मैंने भी अनुभव किया है। एक बात और आपसे मैं जानना चाहूँगा, यहाँ की जो एजुकेशन है, क्योंकि मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ तो मेरा एक थोड़ा सा झुकाव रहेगा इस प्रश्न की तरफ। बिल्कुल। यहाँ की सरकारी शिक्षा के बारे में आपके अपने कुछ वर्तमान 5 सालों में जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें बहुत गुणवत्ता में सुधार हुआ है। मैं उन सभी शिक्षकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे कैसरगंज क्षेत्र की, हमारे पूरे तहसील क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए जो योगदान दिया है वो बधाई के पात्र हैं। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो ऐसे शिक्षक आ गए हैं जो सिर्फ शिक्षक ही नहीं है, वो संस्कार युक्त शिक्षा देते हैं। वो IAS भी बन सकते हैं, PCS भी बन सकते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर जा सकते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन फिर भी वो ग्रामीण क्षेत्र में अपने जीवन के वो क्रीम समय को दे रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। वो बधाई के पात्र हैं।
जो इस समय एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, तो इसमें आप आने वाले 2-3 वर्षों में ऐसा कोई ऐसी आपका योजना है जिससे कि आप कनेक्ट करके अपने विद्यालय के माध्यम से, क्योंकि आप इसमें पिछले एक हजार से आपने होश संभाला तब जी फील्ड में, बिल्कुल। तो मैं आपके आने वाले 2-3 वर्षों की इस प्रकार की कोई योजना जानना चाहता हूँ जिससे कि और आप IAS यहाँ से पैदा कर सकें। वर्तमान समय में कोविड-19 से पूरा देश ग्रसित है। पिछला एक वर्ष जो हमारा बीत गया, उसमें से जो शिक्षा का गैप है उसे हम 5 साल तक नहीं पूरा कर पाएंगे। फिर भी हमारे यहाँ ये प्रयास होना चाहिए कि अभी हमारे यहाँ ऐसे कोचिंग संस्थान नहीं खुल पाए हैं। हमारे पूरे जनपद में भी ऐसा भी कोचिंग संस्थान नहीं बन पाया जिसमें नीट की तैयारी के लिए, IIT की तैयारी के लिए, IPS IAS की तैयारियों के लिए बच्चों को कोई मार्गदर्शन मिल सके। उन्हें अभी भी दिल्ली और लखनऊ का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी सोच आपकी है कि आप कैसरगंज, बहराइच जैसे स्थल पर इस प्रकार का एजुकेशनल हब या एजुकेशनल कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कि बच्चों को बाहर जा करके जो वहाँ पर किराए पे खर्च होता है, फिर एक्सपेंसिव कोचिंग पे खर्च करना पड़ता है, उससे बचने का मौका मिले। तो ये जो आपकी सोच है, यह इसके लिए मैं फिर आपको बधाई देना चाहूँगा। आप एक प्रोग्रेसिव सोच लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं पॉलिटिकल की अगर बात करूँ, आज जो देश का राजनीतिक तंत्र जिस हिसाब से बिहेव कर रहा है, जिस प्रकार की घटनाएँ हो रही नेशनल लेवल पे, चाहे वह रेप की घटनाएं हो रही हों या फिर अन्य साधु संतों के साथ जो दुर्व्यवहार जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे राजस्थान में हुआ, उनके बारे में एक मैं समेकित परिदृश्य से आपसे जानना चाहता हूँ राष्ट्रीय स्तर से। क्या देखिए, मैं एक पत्रकार होने के नाते इस पर कोई ऐसी टिप्पणी तो नहीं कर सकता, लेकिन जो परिवेश है और जो स्थितियाँ बन रही हैं देश में, हो सकता है कि कानून व्यवस्था पर लोग उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप चलता है। 135 करोड़ लोग रहते हैं। जब हम अपना घर परिवार चलाने में हमें इतनी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, तो पूरे देश को चलाने में देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश को चलाने में मुख्यमंत्री की जो भूमिका होती है उसका वो निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि अकस्मात कुछ घटनाएं घट जाती हैं जिससे देश और प्रदेश में रहने वाले लोग अपने को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देशवासी मिलकर इन समस्याओं से लड़ेंगे और अपने देश और प्रदेश को उन्नत की शिखर की ओर ले जाएंगे। अब इसमें एक और मैं आपसे प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या कहीं न कहीं शिक्षा से भी समाधान की तरफ बढ़ा जा सकता है इस प्रकार की समस्या? बिल्कुल। उससे कैसे, मतलब आप सोचते हैं, आपका क्या? देखिए, शिक्षा का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसके अंदर वो संस्कार होते हैं जिससे जो ये कुकृत्य हो रहे हैं, जो समाज में बुराइयां पैदा हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो अशिक्षा है इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अगर लोग शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे, तो निश्चित रूप से इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो आप इस को बढ़ाने के लिए अपनी एजुकेशन लेवल पे, विद्यालय स्तर पे ऐसी कौन सी मतलब योजनाएं लाने का प्रयास करते हैं जिससे कि बच्चों में एक जो नैतिक मॉरल एजुकेशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है उससे जोड़ा जाए, जिससे एक महिला के प्रति या एक मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति सम्मान उनके अंदर होता है, उसको कैसे जोड़ा जा सकता है? बात बिल्कुल सही है। महिलाओं को असुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। महिलाएं, अगर हमने बच्चों को संस्कार दिए हैं, अपने परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये संस्कार दिए हैं कि प्रत्येक जो महिला है उसमें अपनी बहन का रूप, अपनी पत्नी का रूप, अपनी माँ का रूप अगर हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से हम इन घटनाओं को अंजाम देने से पहले हमारा दिल धिक्कारेगा कि हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। शिक्षा तो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सारी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। अब कुछ कारण ऐसे आ गए हैं कि शिक्षा मात्र किताबी रह गई है। शिक्षा मात्र किताबी रह गई है, संस्कार युक्त नहीं रह गई है, क्योंकि हम अब बच्चों को उस दौड़ में लगा रहे हैं जिसमें सिर्फ उन्हें ज्ञान हासिल करना है, उनको संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। इस अंधी दौड़ में जब तक हम दौड़ते रहेंगे, हमें वो संस्कार नहीं मिलेंगे और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। मतलब पूरे वर्ष सिर्फ 5 पेपर की तैयारी में बच्चा गुजार देता है। बिल्कुल बिल्कुल। 6 विषय की तैयारी में गुजार देता है और उसमें क्या मार्क्स आए उसी के आधार पर पूरा उसका 100% मूल्यांकन। बिल्कुल यही हो रहा है। ऐसा भी आपने देखा होगा, आप तो बता रहे हैं लगभग 20,000 बच्चे आप निकाले होंगे, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मोरली बिल्कुल करेक्ट होते हैं, लेकिन हो सकता है एजुकेशनल बैकग्राउंड हो। तो ऐसे लोगों को हमारा मानना है कि आप इनको भी समाज में एक मोरल के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। जैसे ये है कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बिल्कुल, तो यदि वो पढ़ने में कमजोर है, जरूरी नहीं कि मोरल रूप से भी खराब हो। जी जी। तो जो पढ़ने में कमजोर से ऑलरेडी पीछे कमा लिया जाता है कि बच्चा बैकवर्ड क्लास का है। जी जी। तो ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए कुछ मैं देखिए, माँ बाप का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए उनके अंदर जो भी गुण हैं उसको अगर प्रदर्शित हम नहीं करते तो निश्चित रूप से बच्चे हमारे कुंठा के शिकार हो जाते हैं और वो अच्छे होने के बावजूद भी अपनी जो प्रदर्शन है उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चे शिक्षा में कमज़ोर हैं
उनको अभिभावकों का भी दायित्व है और स्कूल का बहुत बड़ा दायित्व है कि उन बच्चों की जो प्रतिभा है उसको उभारने का काम करें, उनकी अंदर जो कमियां हैं उसको शिक्षक दूर करने की कोशिश करें और उनका ऐसा मार्गदर्शन करें कि वो आगे चलकर एक सफल नागरिक की मैं भूमिका आपकी बात समझ पा रहा हूँ। कहने का मतलब ये हम जो निकाल पा रहे हैं अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे कि यदि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो जरूर नहीं वो हर दुनिया के हर क्षेत्र में कमजोर बहुत होगा। अच्छा हो सकता है कोई ऐसी स्किल उसके पास हो जिसमें वह पारंगत हुई। तेंदुलकर को लिया जाए, अगर उनको आप आईएएस तैयारी में लगा देते तो क्या गारंटी है तो क्रिकेटर से बिल्कुल नहीं हो आईएएस बन सकते थे। बिल्कुल कोई तो ये इस प्रकार के एजुकेशन का एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए हमारे समाज को और देश को, कि मतलब जो व्यक्ति जिस स्किल में माहिर है उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और हम आपसे जो पूछना चाहेंगे, जो हमारे समाज और राजनीति के बीच का एक खींचतान मची हुई रहती है कि समाज सारी जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व को दे देता है। अगर कहीं कोई दुर्घटना हुई है तो उसके लिए पूरी तरीके के पॉलिटिसाइज को किया जाता है, पूरे राजनीतिकरण कर को उत्तरदायी दिया जाता है और जिम्मेदारी कहीं न कहीं समाज लेने से पीछे हटता है। बहुत सुंदर। उस विषय में आप जानना चाहते हो, आखिर समाज की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सरकार पूरे समाज का बहुत छोटा अंग है, छोटा सा वो सारी जिम्मेदारी उसको दे देना, तो इसमें मैं आपसे देखिए समाज का जो दायित्व है उसका निर्धारण जब समाज अपने दायित्वों के निर्धारण से पीछे हटने लगता है तो उसमें राजनीतिकरण होने लगता है। समाज का ये दायित्व है कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए नित्य नए प्रयोग करना चाहिए। हम उन्हीं पैटर्न पर, उन्हीं ढर्रे पर चले आ रहे हैं। जैसे किसी ऐसी जाति के लोगों को साथ नहीं उठे बैठेंगे, किसी ऐसे बिरादरी के बच्चों को पढ़ने से नहीं आगे आने देंगे। अगर इस तरह की हम सोच रखेंगे तो ये समाज आज भी 1947 के पहले वाला ही समाज रहेगा, देश उन्नति की ओर नहीं जाएगा। जो राजनीतिकरण की बात हो रही है, समाज के लोग जितना पीछे हटेंगे उतनी ही राजनीति हावी होती जाएगी। समाज जितना जागरूक होगा राजनीति का दखल भी उतना कम होगा। इसलिए समाज जागरूक होता जाए, जितना समाज जागरूक रहेगा राजनीति का दखल उतना ही कम होगा, तो निश्चित रूप से हमारे समाज की जो व्याप्त कुरीतियाँ अपने आप दूर होती जाएंगी। ये इंटरव्यू खत्म होने से पहले मैं एक लास्ट नोट देना चाहूँगा, उसके पहले मैं सबसे अंतिम संदेश लेना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए और हम लोगों के लिए कि देखिए सिविल सोसाइटी का मजबूत होना सरकार के लिए भी कहीं कहीं प्रतिबंध होता है। जैसे मैं यूएसए वगैरह के वहाँ की चीज़ें पढ़ता हूँ, यूएसए हो गया जो हमें पश्चिमी देश कहे जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारा ऐसा सिविल सोसाइटी है जो कि सरकार पर नियंत्रण रखता है, बिल्कुल कि उनको अराजक होने से रोकता है। तो उस विषय में हमारे देश में भी पहल होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आप इसे सहमत हैं। बिल्कुल। अब मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि आप सर की बातों को समझें और सर जो अंतिम में आप लोगों से संदेश देना चाहते हैं उसको ध्यान से सुने प्लीज़। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को संदेश ये देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा की ओर प्रेरित करें। फील्ड कोई भी हो, अगर हमारा नंबर 1 रहेगा तो हमें कोई पिछाड़ नहीं पाएगा। जिस विषय में रुचि हो अपने बच्चों को उस फील्ड में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें मौका दें। जैसे अगर कोई संगीत में है तो संगीत में जाएगा, खेल में है तो खेल में जाएगा। केवल किताब से ही जोड़ कर न रखें, उन्हें संस्कार युक्त शिक्षा दें और अपने समाज के बारे में ज़रूर बताएं, अपने देश में क्या चल रहा है उसके बारे में ज़रूर बताएं, उनसे डिस्कस करें। एक दोस्त की हैसियत से, एक पिता की हैसियत से, एक शिक्षक की हैसियत से अपने बच्चों से बर्ताव करें। निश्चित रूप से आपको उसका सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद। साथियों, जब मैंने सर से आज फ़ोन किया तो ये बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ कि सर ने कहा कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, तो ये मैं अपना ही सौभाग्य समझता हूँ। हालांकि मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, एक शिक्षक हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने का प्रयास करता हूँ और मेरा प्रयास होता है समाज को जागरूक किया जाए, क्योंकि शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र सिर्फ विद्यालय नहीं होता है। तो ये मेरा छोटा सा आमंत्रण था, सर ने बड़े ही विनम्रता के साथ स्वीकार किया। तो मैं अपने सारे दर्शकों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से सर को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ अंत में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं और मेरे इस इंटरव्यू से आपको कुछ जानकारी मिली है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक विचार पूरे समाज में फैल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं दर्शकों से आपसे विदा लेता हूँ, फिर जल्दी आपसे मिलने का प्रयास करूँगा। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।